हेलो बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवन का मैकेनिज्म। और इवन के मैकेनिज्म में हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिया था। 2 स्टेप में कंप्लीट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इवन के मैकेनिज्म में आगे मूव करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बोला भी था पिछली क्लास में, अभी वापस से बोल रहा हूं। इन एनी रिएक्शन मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में टेक प्लेस। एक बार आप रीअरेंजमेंट के बारे में जरूर सोच लेना। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। मैंने ऐसा कुछ मैकेनिज्म आपको सामने लिखा था। स्टेप 1 जो लिखा गया था, दिस वाज आर अल्काइल हैलाइड, this was our alkyl halide, and in first step in presence of solvent यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। इन सेकेंड स्टेप अ बेस विल अप्रोच एंड वो बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन यहाँ पे CH2 CH3 में लिख देता हूँ, इथाइल के कार्बन को एक्सपैंड करके लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन base will capture this beta hydrogen and elimination will take place and finally आपको alkene as a product मिल जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये बेसिक मैकेनिज्म है, इसका हमने आइडिया ले लिया था। हमने रेट लॉ भी लिखा था। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप था ये हमारा स्लो स्टेप था, यही RDS है। तो रेट लॉ में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, ओवरऑल एलिमिनेशन हो रहा था। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से इट इज यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। ये पोर्शन हम लोगों का हो गया था। अभी आगे, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके आगे हम लोगों को ये देखना था कि अल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होगा और कैसे अल्काइल हैलाइड में लेट्स से इफ यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अगर ऐसे अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो कौन से अल्काइल हैलाइड के लिए इन सिमिलर कंडीशन रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इवन मैकेनिज्म ज्यादा मिलेगा। तो लेट्स राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास 3 अल्काइल हैलाइड है। इट इज R R and R X, this is 3 degree alkyl halide, then CH 2 alkyl group is attached and X 2 degree alkyl halide, R CH2X is 1 degree alkyl halide। हमारे पास तीन अल्काइल हैलाइड है। और अगर आपसे पूछा जाए इन सिमिलर कंडीशन इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर कोई एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे इंटरमीडिएट मिलेगा। एंड इफ द इंटरमीडिएट इज फॉर्म एंड आपको उसका रिएक्टिविटी चेक करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो इवन मैकेनिज्म में इन सभी का अगर हम लोग इंटरमीडिएट लिखना शुरू करें तो इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकेटायन। लेट्स राइट द कार्बोकेटायन इन ऑल द केसेस, देन यू विल रियलाइज दैट first one is what? First one is 3 degree carbocation and we know that अगर हम लोग यहाँ पे stability चेक करें, इंटरमीडिएट का stability चेक करें तो 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree। So अगर मुझे इनके रिएक्टिविटी की बात करनी है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी की बात करनी है, तो डेफिनेटली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 2 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, राइट। ये आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिल जाएगा बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। दिस इज द रीजन एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने चेक करना है दैट इज नेचर ऑफ रिएजेंट। हमारा रिएजेंट कैसा होना चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है बेस। क्यों? क्योंकि रिएजेंट को ही अटैक करके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन कैप्चर करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज नेचर ऑफ रिएजेंट। एंड यहां पे स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस। कैसा बेस हमें
चाहिए होगा अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहते हैं। देखो हमने ऑलरेडी बात करा हुआ है कि एलिमिनेशन मैकेनिज्म में टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बीटा कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ऑल्सो अल्फा बीटा कार्बन में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, अगर सभी एक साथ हो रहे हैं तो दैट मैकेनिज्म इज E2 मैकेनिज्म। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग फर्स्ट स्टेप में हो जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है एंड सेकंड स्टेप में बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पुल करता है, तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज E1 मैकेनिज्म। एक और केस हम लोगों ने बात कर लिया था कि अगर कभी ऐसा सीन आ जाए कि बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को पहले कैप्चर कर ले, देन उसके बाद अल्फा कार्बन से कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज E1CB मैकेनिज्म, जिसे हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि कैसा बेस हमें लेना चाहिए सो दैट E1 मैकेनिज्म का कंडीशन ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल हो, तो ध्यान रखना बच्चे, E1 मैकेनिज्म में करना क्या था। E1 मैकेनिज्म में कार्बन हैलोजन बॉन्ड पहले ब्रेक होना था, सेकंड स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेकंड स्टेप में ब्रेक होना चाहिए तो हमारे पास जो रिएजेंट होना चाहिए, जो बेस को जो हाइड्रोजन को कैप्चर करने वाला बेस है, वो थोड़ा सा आलसी टाइप का होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए। अगर वो बेस स्ट्रांग हो गया तो इट मे बी द सिचुएशन कि अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करने वाला था, उसी टाइम पे अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो वो हाइड्रोजन को कैप्चर करने लगेगा, तो वहां पे E1 मैकेनिज्म फेवरेबल नहीं होगा, फिर वहां पे क्या होने लगेगा, E2 मैकेनिज्म होने लगेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमने अगर E1 मैकेनिज्म कराना है, रिएक्शन 2 स्टेप में कराना है, तो जो बेस लेना पड़ेगा डेफिनेटली वो हमें वीक लेना पड़ेगा। तो यही कंक्लूजन यहां पे हम लोग लिखेंगे, वीक बेस फेवर्स E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे। अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो वो E1 को डेफिनेटली फेवर नहीं करने वाला। ठीक है, बेस के अलावा ये तो बात हो गया हमारा सबस्ट्रेट था एल्काइल हैलाइड, रिएजेंट था हमारा बेस। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट एक सॉल्वेंट की भी बात कर ली जाए। सॉल्वेंट के बारे में अगर बात करना है ना बच्चे, तो आप देखो, आपको रिएजेंट कैसा चाहिए, वीक चाहिए। और एक चीज क्लियर है कि हम लोग जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं अभी के लिए वो हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पहले तो ये जो सबस्ट्रेट है हमारा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। जो सॉल्वेंट होता है 2 कैटेगरी का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। और हमारा जो सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड वो पहले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब तो हम रिएक्शन करा पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर सबस्ट्रेट का नेचर पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो घुलेगा नहीं, तो हमें पोलर सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा। और पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस से बता देता हूं। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले आते हो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होते हैं या जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं या फिर जो बेस के जैसा बिहेव कर सकते हैं, उनका प्रोटोनेशन हो जाता है, उनका हाइड्रेशन हो जाता है इन केस ऑफ वाटर। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो उनका क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। सॉल्वेशन होने से क्या होगा बच्चा, उनका किसी और सबस्ट्रेट पे, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जब आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले आते हो तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लाइक न्यूक्लियोफाइल, बेस, इन सब का सॉल्वेशन नहीं हो पाता, तो वहां पे जो स्ट्रेंथ होता है रिएजेंट का वो मेंटेन रहता है। बट अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हो तो वहां स्ट्रेंथ ऑफ रिएजेंट थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मुझे E1 मैकेनिज्म चाहिए तो डेफिनेटली अभी हम लोगों ने कंक्लूड करा कि E1 मैकेनिज्म में बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। मतलब हमें जो रिएजेंट है उसका स्ट्रेंथ क्या कर देना है, कम कर देना है। तो डेफिनेटली हमें कौन सा सॉल्वेंट प्रीफर करना चाहिए, हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रीफर करना चाहिए, जहां पे सॉल्वेशन होने के बाद
जो स्ट्रेंथ ऑफ रिएजेंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग, सॉल्वेंट अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि कौन सा सॉल्वेंट इवन मैकेनिज्म को ज्यादा प्रेफर करेगा, ज्यादा प्रमोट करेगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड सॉल्वेंट। ये चीज आप ध्यान रखना। और आगे जाकर के मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के सारे प्रॉब्लम एक साथ करेंगे ना, तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है जहाँ पे हमें इवन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप रिकॉल करो इवन को SN1 के साथ कंपेयर करो, तो अगर आप सबस्ट्रेट की बात कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हो, तो इवन में और SN1 में दोनों में रिएक्टिविटी पैरेलल है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इवन में भी मिलता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री SN1 में भी मिलता है। अगर आप नेचर ऑफ रिएजेंट चेक करो तो वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए अगर आप SN1 कराना चाहते हो। अगर आप इवन कराना चाहते हो तो वहां पे वीक बेस चाहिए। और मैंने बोला हुआ है कि जो वीक रिएजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो फिर दोनों के लिए कंडीशन क्या होगी, सिमिलर होगी। और फिर अगर आप सॉल्वेंट की बात करो तो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को भी प्रीफर करता है, प्रमोट करता है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इवन को भी प्रमोट करता है। तो वहां पे जब SN1 और इवन के बीच में डिसाइड करना होगा ना, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो वो हम लोग प्रॉब्लम के दौरान डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखो क्या सॉल्व हो पाता है क्या। आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट है और हैलोजन जो अटैच्ड है वो ब्रोमीन है। इट इज ऑफ कोर्स 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको हम लोग C2H5OH के साथ हीट कर रहे हैं और आपको बता दिया जा रहा है कि मैकेनिज्म क्या करना है, मैकेनिज्म इवन ही करना है। फिर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। डेफिनेटली इवन का ही लिखना है, इवन के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। ठीक है, हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। और स्टेप 1 में हमको पता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में ही ब्रेक कर जाएगा। तो लेट्स से वी आर राइटिंग द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक कर चुका है और Br- लिविंग ग्रुप बाहर जा चुका है, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। नाउ ये जो कार्बोकैटायन दिख रहा है हम लोगों को, ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट लेसर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि नहीं होगा। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। तो ये तो हमारा कार्बोकैटायन मिल जाएगा। नाउ इन स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में जो बेस होगा हमारा यहाँ पे, वो इथाइल अल्कोहल ही है हमारा बेस। और आप देखो ये जो कार्बन है जिसपे कार्बोकैटायन है, उसके पड़ोस वाला कार्बन हमारा क्या होगा, बीटा कार्बन। एंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो वी आर हैविंग 3 बीटा कार्बन, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो सभी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन कैप्चर करा जा सकता था। एंड और थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो तो यू विल रियलाइज कि बीटा 2 एंड बीटा 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आप बीटा 2 को ले लो या बीटा 3 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बीटा 2 को लेकर के चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेस कौन होगा, ये जो C2H5OH लिखा हुआ है आपने, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बच्चा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन बी हैव एज बेस आल्सो। तो यहाँ पे ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही गोइंग टू एक्ट एज बेस, ये बेस के जैसा काम करेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन कैप्चर करने वाला है। अगर आप बीटा 2 से हाइड्रोजन कैप्चर करवा देते हो, लेट से ये बेस अप्रोच करा और बीटा 2 से हाइड्रोजन कैप्चर कर लेता है, ध्यान रखना हमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले बीटा 2 का हाइड्रोजन कैप्चर करवा रहा हूं। अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन चला गया
तो बीटा 2 वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होना है, पाई बॉन्ड बनना है। हमें पता है कि ईवन मैकेनिज्म में सेकेंड स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग दोनों साइमल्टेनियस होता है। तो अगर मैं बीटा 2 से हाइड्रोजन कैप्चर करता हूं तो जो प्रोडक्ट हमको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द प्रोडक्ट अगर आप बीटा 2 से हाइड्रोजन कैप्चर करते हो तो। नाउ सपोज किसी ने बोला सर मैं तो बीटा 1 का हाइड्रोजन कैप्चर करूंगा, यू कैन डू दैट। बीटा 1 से भी हाइड्रोजन कैप्चर करा जा सकता है। ये बेस अगर इस हाइड्रोजन के तरफ अप्रोच करता है और ये हाइड्रोजन कैप्चर करके ले जाता है तो यहाँ अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। लेट्स ड्रॉ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास दो ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। थोड़ा इसमें लास्ट केस में आप ध्यान रखना, यहाँ तो नहीं, कई बार होता है क्वेश्चन में आप लास्ट में ऐसे दो प्रोडक्ट मिल जाता है और आप खुश हो लेते हो, लेकिन आप ध्यान रखना लास्ट में आप अगर एल्कीन प्रोडक्ट लिख रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि वो एल्कीन सिस ट्रांस और EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ पे तो दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाले, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा दैट इज देयर विल बी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है। इसे इंटीजर में भी पूछ सकते थे और ऑप्शन भी दिया जा सकता था, राइट। चलो नेक्स्ट, अभी थोड़े और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट आपको इवन मैकेनिज्म का एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। एक एप्लीकेशन बोल लो या फिर यूं कह लो एग्जाम्पल ऑफ इवन मैकेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ इवन मैकेनिज्म, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो इसमें सबसे बेहतर एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एक्वस एसिडिक मीडियम। dehydration of alcohol, dehydration of alcohol in aqueous acidic medium, एंड यहां पे जो एसिड होगा वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ये ध्यान रखना। एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं और देखते हैं कि इसको इवन क्यों बोला जा रहा है। लेट अस से मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो कुछ ऐसा लिख रहा हूं मैं, 3 डिग्री अल्कोहल लिख रहा हूं मैं, 3 डिग्री अल्कोहल लिख रहा हूं। एंड अगर आप एक्वस एसिडिक मीडियम मतलब पानी ले रखा है, H+ ले रखा है, एक्वस एसिडिक मीडियम में स्लाइटली हीट कर देते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये ET को मैं CH2CH3 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट जो बनेगा वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन कैप्चर होगा और अल्फा कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अभी मैं इसका मैकेनिज्म लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज CH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखना है हम लोगों को, और एक चीज बता दूं, ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है। मैकेनिज्म के दौरान हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाई डायरेक्शनल कैसे है, एंड देन इसका ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, बाकी सारी चीजें भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज पहले तो मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप अल्कोहल ले आते हो एंड एसिडिक मीडियम में हीट कर देते हो तो एल्कीन का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल भी होता है, दैट मीन्स आई कैन से कि अगर आप एल्कीन ले आते हो, एक्वस एसिडिक मीडियम में प्लेस करते हो तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप 1, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कैसा होगा बच्चा? ET, C, ET and ET here also, OH। इसमें आप एसिडिक एक्वस मीडियम ले रहे हो। अब हमको मालूम है कि ये जो H+ है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
H प्लस इज गोइंग टू बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड अगर आप देखो तो OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास देयर विल बी 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट इज इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच था, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? H प्लस को डोनेट करेगा, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लेट मी राइट दैट, इट इज CH3 CET CET, here also ET, ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का मतलब ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर इस H प्लस के साथ शेयर कर रहा है टू फॉर्म द बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने हमको आता है। कैसे आता है? इफ डोनर एटम, जिसकी तरफ टेल है दैट इज डोनर एटम, जिसकी तरफ हेड है दैट इज एक्सेप्टर एटम। इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, दैट मीन्स डोनर एटम कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे सिंपली कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो। साथ में आप क्या करोगे, एक्सेप्टर पे नेगेटिव ले आओगे, तो एक पॉजिटिव हाइड्रोजन पे पहले से था, एक नेगेटिव ले आओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, एंड डोनर पे एक पॉजिटिव प्लेस करना होता है। जब आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे, एक्सेप्टर पे एक नेगेटिव एंड डोनर पे एक पॉजिटिव लगाना होता है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव ले आओगे तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, नहीं, this is our first step. Next, let's write the step 2. Step 2 is dehydration. Dehydration takes place. Dehydration takes place. What is dehydration, बच्चा? Dehydration means removal of water. रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो ये जो अभी हम लोगों को इसमें से दिखाई दे रहा था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। क्यों रिमूव होने वाला है, कैसे रिमूव होने वाला है, वो आप समझ लो। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, आप यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करो, तो जो लिविंग स्पीसी है जो बाहर निकल रहा है, वो बाहर क्या निकल रहा है एग्जैक्टली? H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ अब ये स्टेप इजीली हो जाता है, और ये स्टेप इजीली होने के पीछे रीजन क्या है वो भी समझ लेना। रीजन है जो लिविंग ग्रुप है, दिस लिविंग ग्रुप इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। लिविंग ग्रुप का नेचर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल इज वीक बेस, तो ये लिविंग ग्रुप क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा था, ये बाहर निकल जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इधर भी बन जाएगा। दिस इज व्हाट इज आवर कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन बन जाएगा। ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, लेट्स राइट स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 इज बेस कैप्चर हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। देखो अभी क्या होगा, ये जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन चुका था ना, ये कार्बोकटायन का बीटा कार्बन, अब मैं इस इथाइल को CH2 CH3 रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे कार्बोकटायन है, इसका हाइड्रोजन अलग से दिखा दे रहा हूं। अभी आप ऑब्जर्व करो तो जो ओवरऑल रिएक्शन मैंने पहले लिखा हुआ था, उस ओवरऑल रिएक्शन में केवल वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ था। वाटर मॉलिक्यूल इज द सॉल्वेंट। और अगर बेस की बात करें बच्चे, तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट तो है ही है, साथ में इट कैन ऑल्सो बिहेव एज बेस, भले ही वो वीक बेस होगा।
और अगर आप रिकॉल करो तो इवन का कंडीशन यही था, इवन में क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हमने एज अ सॉल्वेंट लिया था, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बिहेव एज बेस। तो ये वाटर मॉलिक्यूल विल अप्रोच टू बीटा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को कैप्चर करने का कोशिश करेगा, और साइमल्टेनियसली जब ये हाइड्रोजन ब्रेक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज इथाइल कार्बन इथाइल, डबल बॉन्ड CH एंड CH3 एंड जो फर्दर प्रोड्यूस हो रहा होगा दैट इज H3O प्लस। H3O प्लस क्या होता है बच्चे, H2O एंड H प्लस ही H3O प्लस होता है ना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया था कि इस रिएक्शन में जो एसिड है दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है और कैसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। पहले तो आपको कैटलिस्ट का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। कई बार मैं जब क्लास में पूछता हूँ व्हाट इज कैटलिस्ट, तो मतलब ज्यादातर लोग रॉन्ग डेफिनेशन बताते हैं। तो पहले तो यहाँ पे अब अगर नहीं जानते हो तो जान लो, और रॉन्ग जानते हो तो करेक्ट हो लो। कैटलिस्ट आर स्पीसीज विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट उसका कोई भी अमाउंट कंज्यूम नहीं होगा। कई बार लोग कैटलिस्ट डिफाइन करने के टाइम में बोल देते हैं दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। बच्चा ये तो पूरा ही गलत है। कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन का स्पीड कैसे इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी चीज है कि कैटलिस्ट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट उसका कंजम्पशन नहीं होता, ये आप दिमाग में रखना। अब देखो, मैंने फर्स्ट स्टेप में सॉल्वेंट में जो एसिड पड़ा हुआ था उसको लिया था, वहां से H प्लस लिया था, ठीक है। H प्लस कहां से आएगा, एसिड से आएगा। तो पहले स्टेप में मैंने एसिड कंज्यूम करा था, एंड आप लास्ट स्टेप में देखो H प्लस वापस से प्रोड्यूस हो गया। तो नेट कंजम्पशन ऑफ एसिड इज 0, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एंड अगर आप फर्स्ट स्टेप फिर से रिकॉल करो, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो मैं छोटे में लिख देता हूं आपके लिए, इथाइल C इथाइल इथाइल OH। और फर्स्ट स्टेप में अगर आप रिकॉल करो तो हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन दिखाया था, अल्कोहल का प्रोटोनेशन दिखाया था। ये हमारा स्टेप 1 था जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो स्टेप 1 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये है क्या एग्जैक्टली, ये है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। OH is going to act as लुईस एसिड, ये अपना लोन पेयर, सॉरी लुईस बेस, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एंड H प्लस इज एक्टिंग एज एसिड, राइट। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, और मैंने कई बार बोला हुआ है और वापस से बोल रहा हूं कि जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ऑल आर बाई डायरेक्शनल। जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं सारे बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये भी बाई डायरेक्शनल होगा। मींस स्टेप 1 इज बाई डायरेक्शनल, आप बना लेना, जहां पे आपने स्टेप 1 लिखा था वहां पे बाई डायरेक्शनल का एरो जरूर बना लेना। कई बार होता है लोग लॉजिक देने लगते हैं, बोलते हैं सर HCl NaOH का भी रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होगा क्या, मैंने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है फिर रिएक्ट करा रहा हूं, क्या ये भी बाई डायरेक्शनल होगा क्या। बिल्कुल होगा बच्चे, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन का स्पीड होगा दैट विल बी स्लो, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाई डायरेक्शनल जरूर होगा। अगर आप रिकॉल करो 11 का आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पे जब आप एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट से वापस से एसिड बेस बनने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, राइट। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन कराओ वहां पे आपका बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होगा ही होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आप स्टेप 2 को ऑब्जर्व करो, स्टेप 2 में क्या बोला जा रहा है कि H2O इज गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल जाएगा। आप इसका रिवर्स भी सोच सकते थे कि H2O molecule is also going to act as nucleophile, it can also behave as nucleophile, तो ये अपने लोन पेयर के साथ वापस अटैक भी कर सकता है। तो ये भी सेकंड स्टेप भी क्या होता है बच्चे, बाई डायरेक्शनल होता है।
ना थर्ड स्टेप देखो तो थर्ड स्टेप वापस से एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप में वापस से एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा जो सबस्ट्रेट वाला स्थिति है, दिस इज एक्टिंग एज एसिड एंड H2O मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज बेस। तो ये भी बायडायरेक्शनल होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज ये जो आप मैकेनिज्म सीख रहे थे, ये कंप्लीट मैकेनिज्म इज बायडायरेक्शनल, ओवरऑल रिएक्शन इज बायडायरेक्शनल। अब देखो बायडायरेक्शनल तो है, लेकिन अब एक चीज मतलब दिमाग में रखना अपने साथ कि अगर मैं एल्कीन को एसिडिक वाटर में प्लेस कर दूं तो अल्कोहल बन सकता है। अगर मैं अल्कोहल को एसिडिक वाटर में प्लेस करूं तो एल्कीन बन सकता है ना। अब ऐसा कौन सा कंडीशन होगा, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट एल्कीन है, मैं अल्कोहल से एल्कीन बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि रिएक्शन बैकवर्ड भी जानी है, तो ऐसा क्या करना चाहिए मुझे कि एल्कीन का अमाउंट ज्यादा मिल जाए। या फिर दूसरा कंडीशन ये सोच सकते हो कि मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट अल्कोहल है, तो मुझे ऐसा क्या सिचुएशन, ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए सो दैट अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा हो जाए और हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा ना हो जाए कि आप अल्कोहल डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हो और आपने कंडीशन ऐसी रखी है कि आपका एल्कीन ज्यादा बनने लगा है, तो ऐसे फिर रिएक्शन तो बकवास हो जाएगा। तो वो कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग और फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। देखो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं वापस से लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन में अगर वापस से लिखूं तो दिस वाज इथाइल सी इथाइल एंड हियर इट वाज OH। आप क्या कर रहे थे, आप इसको एसिडिक वाटर के साथ हीट कर रहे थे, ये रिएक्शन बायडायरेक्शनल थी एंड जो प्रोडक्ट बन रहा था दैट वाज एल्कीन, ये एल्कीन बन रहा था। एंड अगर आप रिकॉल करो तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है और अल्फा कार्बन से OH जा रहा है, ये H एंड OH कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। H+ तो कैटलिस्ट है, वो फर्स्ट स्टेप में यूज होगा और लास्ट स्टेप में वापस से रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर नेट चेंज हम लोग देखें तो अल्फा कार्बन से OH गया, बीटा कार्बन से H गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, भले ही हमें मैकेनिज्म मालूम है, बीच में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। ऐसा डायरेक्टली रट्टा मत मारने लगना ये हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के भागे नहीं, एक बार कार्बोकेटाइन बना करके रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी जरूर चेक करना। चलो खैर यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूं, अगर मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट ये एल्कीन है, ठीक है, अगर डिजायरेबल प्रोडक्ट एल्कीन है और ये रिएक्शन बायडायरेक्शनल है, यूज ली चैटलियर प्रिंसिपल और आप एक काम करो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका अमाउंट कम कर दो। अगर हमें पहले से पता है कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड चली गई तो एल्कीन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप सोचो, अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया तो आपने एग्जैक्टली करा क्या? आपने अगर वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया तो यहां पे जो एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो बोला यही जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप एसिड ले रहे हो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ज्यादा अमाउंट किसका मिल जाएगा? एल्कीन का मिल जाएगा ना। अगर यहीं पे मैं वाटर का मॉलिक्यूल इंक्रीज कर देता, बहुत ज्यादा कर देता, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा रिएक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो फिर अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब आप सोचो, वाटर का मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से आपने किया क्या? आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड विल प्रेफर और डाइल्यूट एसिड विल make the direction to move in backward direction, while concentrated acid will make the direction to move in forward direction. ठीक है, तो concentrated अगर acid लिखा हुआ है, concentrated acid, तो alkene will be major product, and अगर dilute acid आप ले रहे हो तो dilute acid alcohol को major product बना रहा हो। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। ठीक है, और ये कहां से लिख रहा हूं मैं? ये सिंपल सा ली चैटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल करके लिख रहा हूं और ये यूज हो जाता है, कई बार यूज हो जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना।
साइमल्टेनियसली एक चीज और ध्यान रखना, जब आप हीट प्रोवाइड करोगे ना, आगे जाकर के मैं डिस्कस करने ही वाला हूं, जितना ज्यादा आप हीट करते जाओगे रिएजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और मोर इज द हीटिंग मोर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म एलिमिनेशन प्रोडक्ट। आप जितना ज्यादा हीट करोगे ना, टेम्परेचर जितना ज्यादा रखोगे, एल्कीन का अमाउंट उतना ज्यादा बनेगा, और टेम्परेचर अगर आपने कम कर रखा है तो अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा बनेगा। तो ये भी आप अपने लिए लिख सकते हो। चलो अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, फिर इवन सीबी मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रॉब्लम करना है आपको, लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन, इट इज CH3 CHOH एंड CH3। मैं इसको एक्वस एसिडिक मीडियम में हीट कर रहा हूं, डेफिनेटली प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। आपको करना ये है, राइट all possible product and also mention major and minor product। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक रिएक्शन दिखा, और रिएक्शन देने के बाद बोल रहे हैं इसमें जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं आप सारे बनाओ, और फिर उन प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये भी आप डिसाइड करो। तो हमें दिख रहा है अल्कोहल दिख रहा है, एक्वस एसिडिक मीडियम दिख रहा है, हीट कर रहे हैं, इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिड कैटालाइज्ड मीडियम। अब फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एंड थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन विल बी कैप्चर्ड और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टेप 1 अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि आप लिख सकते हो। स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। मैं स्टेप 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर यूं कह लो, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। CH3 CCH3 CHOH and CH3। फर्स्ट स्टेप देयर विल बी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, एंड OH ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इन गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा ध्यान रखना बच्चे, जब तक ये OH ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा ना, जब तक ये अच्छा किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे दिमाग में। कोई बोले सर ये एसिड का जरूरत क्या था, आप डायरेक्टली OH माइनस बाहर निकाल देते। बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे अगर ये काम करोगे बोलने का कि डायरेक्टली OH माइनस बाहर कर देते। OH माइनस अगर बाहर करोगे तो जो स्पीशीज बाहर निकल रहा है दैट इज OH माइनस व्हिच इज अ स्ट्रांग बेस, एंड स्ट्रांग बेस इज पुअर लिविंग ग्रुप, वो जल्दी बाहर जा ही नहीं सकता। हमें जरूरत क्या थी प्रोटोनेशन करने की, हमें इसीलिए जरूरत थी कि ये जो बैड लिविंग ग्रुप था वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए और वो आसानी से बाहर निकल सके। इस चीज का दिमाग में क्लैरिटी रखना। कई बार लोग लॉजिक देने लगते हैं कि सर OH माइनस डायरेक्टली बाहर कर देते हैं। OH माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, वो जाएगा ही नहीं बाहर जाए ऐसा हीट करने से। तो इस चीज का ध्यान रखना, पहले हमने OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा हुआ है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप दिस OH2 will be the living group, that is H2O will be the living group, it is good living group, बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो अभी प्रेजेंट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है, सिंस हमें बोला हुआ है कि राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, हमें सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने हैं, तो जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा मैं वहीं से एल्कीन बनाना शुरू करूंगा और एंड में डिसाइड करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है इसका बीटा कार्बन देखो, 2 बीटा कार्बन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीटा 1 पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जब बीटा 1 पे हाइड्रोजन नहीं है तो बेस वहां से हाइड्रोजन कैप्चर भी नहीं कर सकता, बट बीटा 2 पे हाइड्रोजन है, तो बीटा 2 का हाइड्रोजन कैन बी कैप्चर्ड बाय बेस, और बेस क्या यूज कर रहा हूं मैं, वाटर मॉलिक्यूल, बेस वाटर ही इस्तेमाल होना था, और ये हाइड्रोजन कैप्चर हो जाएगा कार्बोकेटाइन और बीटा 2 कार्बन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज वन पॉसिबल प्रोडक्ट, ये अभी पहला पॉसिबल प्रोडक्ट है,
ठीक है, अब ये मेजर है या माइनर है ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट बन सकता है। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अब ये कार्बोकेटाइन को वापस में मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, देखो ये कार्बोकेटाइन के बाद मैं वापस से यहां आ गया, ये कार्बोकेटाइन बन रहा था। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये था कि यहां पे हम लोग मिथाइल शिफ्ट कर दें। अगर हमने यहां पे मिथाइल शिफ्ट कर दिया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इट इज CH3 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 CH positively charged and CH3। if you do 1,2 मिथाइल शिफ्ट, अगर हम लोग यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट करें तो फिर क्या दिखाई देगा, यहां से मिथाइल इस कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट करा दें, शिफ्ट कराएंगे तो जो न्यू कार्बोकेटाइन मिलेगा बच्चा, द न्यू कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। द न्यू कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ऑफ कोर्स मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये तो शिफ्टिंग फटाफट हो जाएगी, और हमको पता है कि इसका अमाउंट जब रिएक्शन हो रहा होगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का अमाउंट ज्यादा रहा होगा सॉल्यूशन में, ये शिफ्टिंग बहुत फास्ट हुई होगी, तो ये तो एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन बनेगा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से। अगर ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है जिसका खुद का अमाउंट काफी कम है सॉल्यूशन में, तो ये एल्कीन भी क्या होने वाला है, इस एल्कीन का अमाउंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो प्रोडक्ट है ये डेफिनेटली माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से। अब जब मैं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को देखता हूं तो यहां से फिर से मुझे β1 β2 दो बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं, कि कोई ये भी बोल सकता है सिर्फ ये भी बीटा है, तो ठीक है मैं लिख देता हूं β3, बट आप देख लो β1 β3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आप β1 को पिक करो या β3 को पिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आइडेंटिकल। तो यहां से मैं क्या काम करूंगा, एक बार β2 से हाइड्रोजन को कैप्चर करूंगा। अगर मैंने β2 से हाइड्रोजन, अभी कहां से कैप्चर कर रहा हूं, β2 से हाइड्रोजन कैप्चर कर रहा हूं, β2 से हाइड्रोजन कैप्चर करा तो ये कार्बोकेटाइन और β2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड C एंड CH3 CH3 CH3, ये आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। अगर आपने β1 से हाइड्रोजन कैप्चर करा तो आपको जो दिखाई देगा, ये β1 से मैं कैप्चर कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड CH3, ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। एक हमने पहले ही बना लिया है और 2 अभी बनाए हुए हैं। अब इन दोनों में डेफिनेटली ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो इन दोनों का अमाउंट इससे तो ज्यादा आना है, ये पक्की बात होगी। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि किसका अमाउंट ज्यादा बनेगा, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसका अमाउंट ज्यादा बनेगा, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगा। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एल्कीन बना रहे हो, और एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, इट इज हैविंग टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन, इट इज हैविंग 12 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि ये जो आप प्रोडक्ट लिख रहे हो यहाँ पे केवल आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर में और एक इधर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली ये ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में खूब मिलने वाले हैं, तो रेडी रहो जरा। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो हम लोगों को करना है दैट इज E1CB मैकेनिज्म करना है। E1CB करने के बाद हम लोग फाइनली एलिमिनेशन एंड करवाएंगे। ठीक है, E1CB मैकेनिज्म अगर पूरा नाम बताया जाए इसका, E1CB द कंप्लीट नेम इज एलिमिनेशन unimolecular via conjugate base, unimolecular elimination via conjugate base, राइट। तो ये मैकेनिज्म अभी हम लोगों को देखना है, और इस मैकेनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल हमको पता है पहले से, मैं आपको बता चुका हूं।
इवन सीबी में in first step base will capture hydrogen from beta carbon, and then in second step breaking of carbon halogen bond and making of carbon carbon pi bond will take place simultaneously. ठीक है, ये चीजें एक साथ हो रही होंगी. तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन. CH3 CH CH CH3. Here it is the living group. अभी मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता वो लिविंग ग्रुप, तो मैं इसको Y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. Y इज आर लिविंग ग्रुप. थोड़ा इस पे एक कंडीशन है, थोड़ी देर बाद मैं अभी कंक्लूड करूंगा कि क्या कंडीशन आएगा. एंड यहाँ पे कोई बेस है मेरा B माइनस इज द बेस. तो स्टेप 1 में आप लिख सकते हैं, इन स्टेप 1 बेस capture hydrogen from beta carbon to produce conjugate base. ठीक है, तो ये B माइनस आएगा और ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा. तो जब ये H प्लस बाहर निकलेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा. इट इज CH3 CHY एंड CH3, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा. दिस इज आवर स्टेप 1. ये स्टेप 1 है हमारा. ठीक है, आई होप कॉपी हो गया होगा. फटाफट कॉपी करना इसको. नेक्स्ट इन स्टेप 2, व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 2? स्टेप 2, breaking of carbon leaving group bond and making of carbon carbon double bond takes place simultaneously. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. ये तो ब्रेक कर जाएगा और कार्बन और लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करेगा और साइमल्टेनियसली कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म होने वाला है. तो आप स्टेटमेंट कॉपी कर लो. मैं केवल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. रिएक्शन में ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन चुका था, CH3 CH माइनस CHY एंड CH3. यहाँ पे लिविंग ग्रुप ब्रेक करेगा, कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करेगा और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच था उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. साइमल्टेनियसली ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे होंगे, पाई बॉन्ड भी बना रहे होंगे. तो जो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड Y माइनस इज द लिविंग ग्रुप. अब हमको थोड़ा इसका एनालिसिस करना है, समझना है कि ऐसे कौन से सुटेबल कंडीशन होने चाहिए, जो कंडीशन अप्लाई करा जाए, जो कंडीशन हमें दिखाई दे तो हम ये डिसाइड कर सके कि यहाँ पे इवन सीबी मैकेनिज्म होगा. ये चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी है ना. देखो बच्चे, एक चीज तो आप ध्यान रखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने स्टार्टिंग में ही लिविंग ग्रुप के जगह पे यहाँ पे Y लिख करके लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है. उसका रीजन ये है कि सपोज ये लिविंग ग्रुप अगर थोड़ा भी अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, अच्छा लिविंग ग्रुप होने का मतलब ये है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा. और लिविंग ग्रुप कैसे चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सा लिविंग ग्रुप घटिया है, वो हम लोगों ने चेक करना सीखा है. बोला हुआ है कि वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप. मतलब अगर मैं Y को बाहर निकालूं तो बेस क्या बनेगा, Y माइनस जो बेस बन रहा है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस. क्यों मैं बोल रहा हूं, ये लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मस्ट बी पुअर लिविंग ग्रुप. क्योंकि ये अगर थोड़ा भी अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ तो ये तो जैसे बेस हमने लिया वो हाइड्रोजन कैप्चर करने के लिए अटैक करेगा
अगर ये लीविंग ग्रुप अच्छा हो गया तो साइमल्टेनियसली कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट हो गया साइमल्टेनियसली, जब बेस इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा था, तो आप इवन सी भी नहीं बोल सकते, फिर उसे आप इवन सी भी नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलना पड़ेगा, उसे E2 मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा। बिकॉज E2 मैकेनिज्म में क्या बोला गया था, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट बीटा पोजीशन एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, सब क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप थोड़ा भी अच्छा हुआ तो ये लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो केस में आप इवन सी भी कभी भी नहीं करा सकते। तो पहला जो नेसेसरी कंडीशन है इवन सी भी कराने का, कंडीशन ये है कि लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर, मतलब लिविंग ग्रुप हमारा ऐसा होना चाहिए कि बेस आए, हाइड्रोजन कैप्चर कर जाए और कार्बन लिविंग ग्रुप के बॉन्ड पे कोई इफेक्ट ना आए, उसके बाद ब्रेक करना स्टार्ट करें, उससे पहले ब्रेक करना स्टार्ट ना करें, तभी हम लोग उसे इवन सीबी के कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इवन सीबी इज कि ये जो आप करा रहे हो ना, आप ध्यान से देखो जरा, स्टेप 1 को ध्यान से देखो। बेस आया, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन कैप्चर करा और नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया कार्बन के पास। मैंने तो मतलब पता नहीं कितनी बार, मेरा एक अजीब सा डायलॉग है जो जनरली आप लोगों को याद रह जाता है। डायलॉग यही है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब कहीं तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। मतलब ये खुद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपने आप में खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये रिएक्शन आप फॉरवर्ड कैरी आउट कराना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करना चाहते हो। तो अब सोचो, मैंने एक स्टेटमेंट और बोला हुआ है, आपको रिकॉल कराता हूं। ऑल एसिड बेस रिएक्शन मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड वीक बेस। मतलब कहीं पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अब आप सोचो, ये भी एसिड बेस रिएक्शन ही है, और प्रोडक्ट में जो बना रहे हो ना, प्रोडक्ट में आप जो बना रहे हो वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब सोचो कि ये B माइनस कैसा रहा होगा। आप सोचो बेस के बारे में, बेस कैसा लेना पड़ेगा। अगर आपने बेस वीक ले लिया है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगा, तभी ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ पाएगा। तो सेकंड जो नेसेसरी कंडीशन निकल के आता है इवन सीबी में, दैट इज बेस मस्ट ऑल्सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पे जो बेस इस्तेमाल होना चाहिए वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगे तो ही उसके बाद हम लोग सोच सकेंगे कि इवन सीबी मैकेनिज्म कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, देखो एक कंडीशन और मैं आपको समझा देता हूं। कई बार होता है, जैसे आपको मैं बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। बात ये है कि कई बार ना जब हमको, जैसे कोई हमको ऐसे पूछ ले F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप बहुत बड़े लक्कड़ हो। F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, किसी ने ऐसा लिख दिया और इनका बेस कैरेक्टर ढूंढने के लिए बोल दिया कि इनका बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। तो मैंने आपको बहुत आराम से समझाया हुआ है कि जितने निगेटिवली चार्ज स्पीसी होते हैं, अगर उनका बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो डायरेक्टली इन्हीं का स्टेबिलिटी चेक करा करो। इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखने की जरूरत भी नहीं है और करने की कोई नीड नहीं है। वो आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, क्योंकि वो कर रहे होगे तो पक्के से फंसोगे। तो मैंने बोला था कि अगर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है तो डायरेक्टली आप स्टेबिलिटी चेक करना। लेसर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द बेस स्ट्रेंथ। अगर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है तो जो जितना कम स्टेबल होगा बेस स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। एंड अलोंग द ग्रुप, अच्छा इसमें अगर अभी पूछ लो तो अभी आप कई लोग गलत करने वाले हैं।
कई लोग बोलेंगे कि F माइनस इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। गधे हो फिर। कई बार बोला जा चुका है कि अलोंग द ग्रुप द डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी इज साइज नॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप अलोंग द ग्रुप कोई चीज कंपेयर करना चाहते हो तो वो चीज साइज से डिसाइड होगी, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आयोडीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लार्ज है, तो फिर आयोडाइड आयन का स्टेबिलिटी फ्लोराइड आयन से ज्यादा आता है, क्योंकि आयोडीन के पास जो चार्ज है वो स्प्रेड हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेस स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो फ्लोराइड आयन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एक कंडीशन और ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना बच्चे, कॉन्जुगेट बेस जो आप कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हो, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इवन सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म होने का टेंडेंसी उतना ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो गया तो इसका बेस कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसका बेस कैरेक्टर कम हो गया तो रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। एक तो लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, जो आप रिएजेंट बेस इस्तेमाल कर रहे हो वो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, ये कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? स्टेबिलाईज होना चाहिए, किसी भी तरीके से स्टेबिलाईज हो जाए, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन तो अभी हम लोग लिखने ही वाले हैं, बट बिफोर दैट हमने ये समझना है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है। ठीक है, दो स्टेप का मैकेनिज्म है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि विच स्टेप इज आरडीएस स्टेप, कौन सा स्टेप आरडीएस स्टेप है, तो आप देखो, मैं फिर से एक ही स्टेटमेंट कई बार बताता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इज रिलेटिवली फास्टर। ठीक है, ये फास्ट हो रहा होगा। एंड सेकेंड स्टेप में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, वो भी पुअर लिविंग ग्रुप का। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप ही हमारा क्या हो जाएगा? आरडीएस हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो अगर मेरा सेकेंड स्टेप आरडीएस है और मुझे ओवरऑल इवन सीबी रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, तो जो मैं रेट लॉ लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है आपका कॉन्जुगेट बेस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाए हुए हो, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि कई बार होगा कि आप जब रेट लॉ लिखोगे तो रेट में कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता, सॉरी इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, और इंटरमीडिएट का एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कभी मेजर नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना यार। और ये फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये क्या होगा? ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होगा। तो अब आपको क्या करना है? ये कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट वाले रिएक्शन से फाइंड आउट करके इधर प्लेस करना होगा, देन यू कैन गेट द ओवरऑल ऑर्डर। फिर आपको ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी मिल सकता है। देखो कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट वाला रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है, तो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है तो फर्स्ट वाले रिएक्शन का कोई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में मैं कुछ RY लिख देता हूं। ठीक है, सबस्ट्रेट इज RY। ठीक, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये कौन है हमारा? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। बेस एंड RY इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? कॉन्जुगेट बेस। यहां से क्या करना है आपको? यहां से कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। ये क्या मिल जाएगा? के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, RY का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन होता है, बट इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं होता है, इसलिए इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रख दो, आपको क्या मिल जाएगा? K इंटू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू अनदर कांस्टेंट इज न्यू कांस्टेंट, वो हम लोग लिख लेंगे।
RY का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से अगर आप देखो तो इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर लिखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ऑर्डर क्या मिल गया बच्चे? RY के रिस्पेक्ट में एक 1 ऑर्डर मिलेगा और बेस के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर मिलेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी अगर आपसे पूछा जाए, मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? RDS स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा, और RDS स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1 है। तो आई होप कि अब ये नाम क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल क्या करना है, हमको एलिमिनेशन कराना है। इट इज यूनिमॉलिक्यूलर वाया कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज ये कॉन्जुगेट बेस के थ्रू सब कुछ चल रहा है। तो आई होप आपको नाम क्लियर है E1CB का, मैकेनिज्म भी क्लियर है। कंडीशन चलो मैं आपको लिख करके दे देता हूं। कंडीशन फॉर E1CB मैकेनिज्म, राइट? कंडीशंस, let's write the condition. Condition for E1CB mechanism, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट कंडीशन जो आपको कंक्लूड करा गया था वो था लिविंग ग्रुप मस्ट बी, कोई कंप्रोमाइज नहीं है इधर, मस्ट बी वेरी पुअर, बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बेस जो रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो कंक्लूड करा गया था, कॉन्जुगेट बेस ऑफ substrate should be stabilized, ठीक है? अगर ये सभी कंडीशन हमें दिखाई देंगे तो हम लोग E1CB मैकेनिज्म कराएंगे। अदरवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, E1CB मैकेनिज्म is very rare mechanism। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आपके सिलेबस में एक रिएक्शन है जहां पे E1CB मैकेनिज्म होता है, एंड इसमें तो ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। E1CB जो आपके सिलेबस में है वो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको देखने को मिलेगा। जब आप एल्डोल कंडेंसेशन आगे जाकर के एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जब आप पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां पे जो लास्ट स्टेप में मैकेनिज्म होता है वो E1CB ही होता है, ठीक है? तो चलो बच्चे, आज यही स्टॉप करता हूं। अभी आगे हम लोगों के थोड़ा सेटजेफ एंड हॉफमैन रूल सीख लेना है, सेटजेफ एलिमिनेशन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन, वो थोड़ी सी चीजें सीख लेनी है। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ऑल सब मिक्स होकर के आएगा। बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय।